नमस्कार दोस्तों, आगे शुरू करते हैं। आज का जो पार्ट 4 है, इसके पहले पार्ट 3 निकल चुके हैं और अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो एक बार आप जाके उन्हें देखिए और काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी ये स्टोरी अगर आप देखेंगे तो। ये हिस्ट्री की जो हमने सीरीज शुरू करी, इसमें कोशिश की है कि ये एक स्टोरी टेलिंग टाइप की चले। तो देखिए, मगध का हमने कल बता दिया था कि अजातशत्रु ने किस तरीके से अपने बाप को मारा। कह सकते हैं मारा नहीं, उसको कुत्ते की मौत मारा कह सकते हैं। जिसे कुत्ते की मौत मारना कहते हैं वैसे ही मारा। और कमाल की बात है कि जो बिंबिसार था वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करता था, मतलब अजातशत्रु को बहुत प्रेम करता था और उत्तराधिकारी भी मानता था। फिर भी पता नहीं किसी के भड़कावे में आकर उसने जो है ये कृत्य किया। किसके भड़कावे में आके ये काम किया, ये आपको पिछली वाली सीरीज में मैंने बता रखा है। तो ये अगर सस्पेंस से आप पर्दा उठाना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जब एक राजा, समझिए कालीन भैया हैं, कालीन भैया के मुन्ना भैया, तो मुन्ना भैया राजगद्दी को संभालेंगे आगे चल के, लेकिन फिर भी मुन्ना भैया कालीन भैया को मारना चाहते हैं। पूरा सीन ऐसा ही है। तो अब उसमें जो ट्विस्ट थे, उसमें जो किरदार थे, उन्हें तो आपने देखा, लेकिन यहाँ का जो किरदार है वो पिछली सीरीज में है। तो आप पार्ट 3 देखिए जाके। तो फिलहाल अजातशत्रु ने मगध को मारा, वो मगध के शासक को मारा जो राजा था बिंबिसार। अब आगे अजातशत्रु के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे अजातशत्रु भी एक काबिल व्यक्ति था, उसने कैसे अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया, इसके बारे में हम सब समझेंगे। प्राचीन भारत में इतिहास में अजातशत्रु एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व था जिसने मगध को उत्तरी भारत की सर्वोच्च शक्ति बनाने की निर्णायक भूमिका निभाई। निर्णायक भूमिका कैसे निभाई? इस तरीके से निभाई कि इसने भी युद्ध किए। अगल बगल के जो क्षेत्र थे जो इसके हाथ से निकल गए थे बिंबिसार के बाद, उसको इसने फिर से हड़पने की कोशिश करी। और देखिए, मगध के पास छोटा नागपुर का पठार था। पहली बात तो ये समझ लीजिए, तो छोटा नागपुर का पठार था तो वहाँ पर मतलब मिनरल्स बहुत थे और मेटल जैसे लोहा वगैरह बहुत वहाँ प्रचुर मात्रा में था। तो इनके पास हथियार बहुत खतरनाक थे। तो अजातशत्रु के समय में कुछ हथियार बने जिन्होंने बाजी पलट दी। तो आइए समझते हैं कौन से वो हथियार थे। अब देखिए, इसका चरित्र और शासन शैली के बारे में क्या है कि अपने पिता की तरह ये भी विस्तारवादी था, लेकिन इसका तरीका क्रूर था। देखिए, मगध क्या करता था, मगध का बार बार मगध निकल रहा मुँह से, मगध मतलब बिंबिसार का टेक्निक क्या थी कि वो शादियाँ ज़्यादा करता था। अगर वो जान जाता था कि हम जीत नहीं पाएंगे तो वहाँ से वो शादी कर लेता था। वो उतने क्रूर युद्ध नहीं लड़ता था। युद्ध तो उसने भी किए लेकिन क्रूर युद्ध नहीं किए। लेकिन ये बहुत ही एग्रेसिव था। आप बिल्कुल अगर कनेक्ट कर पाएंगे तो मिर्जापुर की वेब सीरीज अगर आपने देखी है तो मुन्ना भैया की तरह ये भी एकदम क्रूर है। इसको अजातशत्रु को मुन्ना भैया समझ लीजिए तो कोई इसमें बुराई नहीं है। उसके शासनकाल में 2 बड़े युद्ध हुई है, आगे लिखा है, जो जिन्होंने मगध को उत्तरी भारत की सर्वोच्च शक्ति बना दिया है। देखिए, जो कंटेंट हमने आपके सामने अभी यहाँ पे दिखा रहे हैं वो किताबों में तो मिलेगा थोड़ा बहुत, लेकिन काफ़ी हद तक किताबों से बाहर से लिया गया है, इसलिए वो किताबों में नहीं मिलेगा। इसलिए उसकी वजह से परेशान मत होइएगा। और क्योंकि काफ़ी डिटेल में हम इसकी जो सर्च करके आपको पढ़ा रहे हैं तो वो किताबों में नहीं मिलेगा, इससे परेशान मत होइएगा। पुरानी वाली सीरीज में जैसे कई चीज़ें हमने बताई किस तरीके से मारा, वो सब किताबों में नहीं लिखा है। लेकिन जो बड़ी किताबें हैं जहाँ पर एकेडमिक्स में है वहाँ पर लिखा हुआ है, तो डाटा ऑथेंटिक रहेगा आपका। अब देखिए क्या हुआ कि अजातशत्रु का पहला युद्ध हुआ अपने मामा के साथ। मामा कौन थे? कौशल के राजा प्रसेनजित, जिनसे क्या मिला था? काशी मिली थी। ध्यान रखिए पहले बात तो, काशी कैसे मिली थी? दहेज में मिली थी। बिंबिसार को दहेज में मिली थी काशी। तो कौशल के राजा प्रसेनजित मतलब उनके मामा, अजातशत्रु के मामा थे प्रसेनजित जो हैं, तो उससे काशी मिली थी इनको। तो जब इन्होंने अपने बाप को मारा तो इनकी माँ बहुत परेशान हुई, दुखी हुई। तो अब सीधी सी बात है कि उनके भाई थे प्रसेनजित, तो नाराज होकर काशी को वापस ले लिया। जब वापस ले लिया तो भाई अजातशत्रु कोई मामूली आदमी तो था नहीं, तो वो नाराज हो गया। समझिए बात को। यहाँ पर काशी जिसे 1 लाख की आए थी वापस ले लिया, तो अब उसको वापस चाहिए। इसको अजातशत्रु को इससे चाहिए, अपने मामा से चाहिए। इसको मिला था काशी, बिंबिसार को दहेज में मिला था, ठीक है। तो काशी का दहेज का विवाद, उसके बारे में यही चीज़ लिखा हुआ है। तो अब ये वापस ले तो लिया, लेकिन अब अजातशत्रु के पास भी वापस आएगा। तो देखते हैं कैसे, बहुत इसमें संघर्ष होगा। तो देखिए क्या होता है कि अजातशत्रु बहुत बड़ी सेना लेके और भयंकर हथियार लेके किस पे हमला कर देता है? प्रसेनजित के ऊपर। तो आप गेस करिए क्या होगा। इतनी बड़ी सेना लेके इतना बड़ा हमला करेगा तो क्या होगा? हमला करेगा
पहली बार, लेकिन प्रसेनजीत भी तो कोई मामूली आदमी नहीं था, वो भी पावरफुल आदमी था। तो उसने अजातशत्रु को हरा दिया पहली बार में हरा लिया और उसे कैद कर लिया, हरा के कैद कर लिया। सोच लीजिए। तो बताया जाता है कि 57,000 हाथी लेके वो घुस गया था, वो बहुत भयंकर हथियार लेके घुस गया था, लेकिन उसने हरा दिया। लेकिन अब था अजातशत्रु कौन? अजातशत्रु था भांजा, प्रसेनजीत का भांजा था अजातशत्रु। तो उसने दया खाई और उसने सोचा कि ऐसा है कि मार के क्या करें, मेरे बहन का लड़का है, इसको छोड़ देते हैं। उसने दयालुता दिखाई एक तरीके से और काशी भी लौटा दी और अपनी पुत्री का विवाह जो है, जिसका नाम था वजीरा, अजातशत्रु से करके शांति की कोशिश करी। लेकिन ये कोशिश बहुत दिन तक टिकी नहीं। अब देखिए बुक्स में आपको शॉर्ट में मिलेगा कि अजातशत्रु ने हमला कर दिया, शादी कर ली, इस तरीके से मिलेगा, लेकिन पहले हार गया, संधि करी। तो प्रसेनजीत जो है उन्होंने अपना रुख जो है नरम किया और अपनी लड़की की, मतलब अपनी ममेरी बहन से उसने शादी कर ली। वो काशी वापस मिल गई, लेकिन उसकी नज़र में काशी उस तरीके से, मतलब उसको जीतना था, उसके अंदर क्रूरता थी। तो क्या हुआ, प्रसेनजीत धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। जैसे सब जगह होता है कि प्रसेनजीत के लड़कों ने उसका अपदस्थ कर दिया, उसे हटा दिया या मर गया। वो क्या हुआ इसके बारे में सबकी राय अलग अलग है, इसके बारे में बहुत डिटेल नहीं मिल रहा है कि कैसे प्रसेनजीत का क्या हुआ। लेकिन प्रसेनजीत कमज़ोर हो गया, वो हट गया, उसका जो लड़का आया। तो अब हो गया है कौशल कमज़ोर, तो अजातशत्रु ने बिल्कुल फुल पावर से हमला कर दिया, हमला करके जीत लिया। फिर पतन हो गया उसका, सिंपली सी इसको बड़े ईजिली जीत लिया, पावरफुल हमला करके एक तरीके से। तो अजातशत्रु के अंदर क्रूरता थी, वो अपने रिश्तों में ही मतलब इतना ज़्यादा क्रूर था कि किसी को नहीं छोड़ता था वो। अब जब राज्य मिल जाएगा इतना बड़ा तो क्या होगा, आर्थिक ताकत मिलेगी, उपजाऊपन। देखिए सब कुछ पहले खेती ही होती थी, खेती और हथियार, और कुछ नहीं। मतलब आज के ज़माने में बहुत कुछ है, न्यूक्लियर पावर है, चिप्स हैं, सिलिकॉन्स है, बहुत कुछ है, लेकिन पहले कुछ नहीं था। पहले सब खेती थी। जितना अधिशेष अनाज होगा उतना ही वो राज्य ताकतवर होगा, उसके जितना उसके पास वो भंडार होंगे खनिज के, उतना ही उसके पास हथियार होंगे। तो हथियार मतलब लोहा ने ही सब गेम चेंज किया है। सबसे पहली स्लाइड मैंने आपको बताया था पहले वाले वीडियो में, पार्ट 1 में, कि किस तरीके से लोहे ने इतिहास गढ़ा। इतिहास गढ़ा नहीं गया, लोहे ने इतिहास बनाया। तो अब इतने सारे राज्य, इतना उपजाऊपन आ जाएगा तो सीधी सी बात मगध और मजबूत हो जाएगा, क्योंकि गंगा हमेशा से पावरफुल रही है नदी, और उसके आसपास के जितने इलाके हमेशा उनमें लड़ाई चलती रही। तो कारण है कि हरा भरा भाई, जहाँ खाना है वहीं सब कुछ है, खाने के लिए ही लड़ाई होती थी, खाने के लिए ही सब कुछ था पहले। ज़्यादातर लड़ाइयाँ इसीलिए हरियाणा के आसपास, पंजाब के आसपास, गंगा के मैदान में हुई। यूपीएससी में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन इसने विश्वासघात भी किया है अजातशत्रु ने, पावरफुल भी था, हमला भी किया, और तेज दिमाग भी था, विश्वासघाती भी था। अब कौशल को तो निपटा दिया इसने। अब आगे आती बात वज्जी की, वज्जी संघ की बात आती है। तो वज्जी भी कोई छोटा मोटा ये संघ नहीं था, समझिए बात को। वज्जी संघ का विनाश अजातशत्रु ने सबसे बड़े और लंबे सैन्य अभियान में किया। इसका युद्ध जो है 16 वर्षों तक चला। सोचिए जो वज्जी संघ से युद्ध हुआ ये 16 वर्षों तक चला। अब सोचिए अगर कोई युद्ध अगर 16 वर्षों तक चल रहा है तो वो कोई मामूली तो होगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर 8 स्टेट थे वज्जी के अंदर, और बहुत पावरफुल ये भी था। तो ये जान गया कि इसको हम डायरेक्ट हमला करके तो कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो इसने क्या किया, ये अपना जो एक खास आदमी था इसका जो है, उसको इसके अंदर घुसा दिया फूट डालने के लिए। तो इसमें जो है 8 शक्तिशाली गणराज्य थे, जो मैंने इसके पहले बताया था आपको, और ताकत के लिए अपने प्रसिद्ध था। इसको डायरेक्टली जीतना जो है बहुत मुश्किल था, इसलिए अजातशत्रु ने जाना, ये चीज जानता था, इसलिए उसको डायरेक्ट हमला नहीं किया। उसने क्या किया, एक आदमी था वस्कार उसका एक बहुत भरोसेमंद मंत्री था। तो उसने क्या किया, उसको उस वज्जी संघ के अंदर फूट डालने के लिए भेजा। मतलब डायरेक्टली लड़ाई नहीं करी, एकदम उसको जैसे फूट डालो राज करो वाली नीति, अंग्रेजों वाला हाल, उस तरीके से उसने मैटर को डील किया। वहां पे जब फूट पड़ गई, जब वहां लोग कमजोर हो गए, तब जाके इसने हमला किया था। आगे समझेंगे क्या है स्लाइड में। अब वस्कार का मिशन जो है बहुत सीक्रेट था, और अजातशत्रु के जो चचेरे भाई थे, जो सौतेले भाई थे, वो सब वज्जी संघ में जाके मिल गए थे, क्योंकि भाई इतना ताकतवर हो गया था, उसके सामने कोई टिक पाता नहीं था। तो सब वहाँ जाके आपस में वहाँ मर्ज हो गए थे, एक तरीके से उससे बगावत कर ली थी। तो अब फूट तो पड़ी गई थी, वहाँ पे कमज़ोर भी हो गई थी सब चीज़ें। तो वहाँ पे उसने बहुत ताकत
से हमला किया और वहाँ पर कुछ नए नए हथियारों को इंट्रोड्यूस किया। जैसे अब आज रसिया S-400 इंट्रोड्यूस कर देता है, बहुत सारे नए नए हथियारों को B-2 बॉम्बर इंट्रोड्यूस कर देता है यूएस। उसी तरह उनके हथियार खतरनाक थे जो पहली बार इंट्रोड्यूस किए गए। किसने बनाए थे? अजातशत्रु ने। लोहे का इस्तेमाल करके कुछ भयानक हथियार बनाए थे उस समय के हिसाब से। आपने अगर बाहुबली देखा हो तो उसमें जब कालिके का संहार होता है तो उसमें एक टूल यूज होता है जिसमें पत्थर भर के बहुत दूर तक फेंका जाता है। एकदम सेम समझ लीजिए वही है वो, महाशिला कंटक उसको बोलते हैं। उसमें पत्थर भर के बहुत दूर तक फेंका जाता था, वो इसने बनाया था महाशिला कंटक, ऐसा कुछ था। एग्जैक्ट उसका समझ लीजिए जो आपको बाहुबली में दिखाया गया वो यहीं से लिया गया है। तो इसने बहुत भारी स्तर पे इससे तबाही होती थी। अगर सोच लीजिए किसी का द्वार तोड़ना है तो उसको फेंक दीजिए, वो टूट जाता था क्योंकि इतना बड़ा पत्थर फेंकने की उसके अंदर ताकत थी। तो इसने गेम चेंजर, ये जो हथियार था ये गेम चेंजर हथियार था। इससे भी हमला किया, इंट्रोड्यूस किया तो वहाँ लोग घबरा गए कि ये क्या है, सेम सीधी। इसी तरह एक रथ मूसल था। रथ मूसल भी बिल्कुल बाहुबली में भी जो दूसरा वाला था जिसमें आगे तलवार चलती रहती थी, रथ दौड़ता रहता था, वो काटता रहता था, बिल्कुल वैसे ही समझ लीजिए एकदम। तो सैनिकों को काट देता था, जैसे रथ के सामने कोई आ गया आसपास तो उसको काट पीट के बराबर कर देता था। तो रथ मूसल और महाशिला कंटक जैसे भयानक हथियार, मृत्यु का रथ जिसे कहते थे, उसको इंट्रोड्यूस किया अजातशत्रु। उससे कहानी को इसने पलट दिया और खतरनाक बना दिया और इससे इनका साम्राज्य जो है काफी वजह मतलब बड़ा हो गया। अवध जी जो इसकी राजधानी भी थी वैशाली, आंतरिक फूट के कारण वैशाली जो है इसके कब्जे में आ गया और हमेशा के लिए मगध साम्राज्य में मिल गया। अब सोचिए मगध साम्राज्य कितना पावरफुल और कितना बड़ा होता जा रहा है। यही आगे चल के मौर्य साम्राज्य बनता है जाके आप। अब मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था कि आज का हमारा इंडिया भी नहीं, आज का पाकिस्तान मिला लीजिए, अफगानिस्तान मिला लीजिए और कुछ एरिया मिला लीजिए, तब समझिए मौर्य साम्राज्य बनता है। तो इसी मौर्य साम्राज्य एकदम से थोड़ी ना बन गया, इसी तरह धीरे धीरे पीछे से आते जा रहे हैं। हम लोग आगे चलते चले जाएंगे और देखेंगे कैसे कैसे भारत बड़ा होता जा रहा है। तो भाई गंगा के नॉर्थ एरिया पूरा इसने कंट्रोल कर लिया। गंगा के आसपास का इलाका, बिहार का आसपास का इलाका काफी दूर तक इसने कैप्चर कर लिया और इसके आगे अब कोई टिकने वाला नहीं। अब इस तरीके से एक बहुत बड़ा एम्पायर मगध बन गया है। इसके आगे की डिटेल हम अब नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो उसमें उदयन के बारे में पढ़ेंगे, अजातशत्रु के बाद उदयन आता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, एक स्टेप वाइज पढ़ते जाएंगे। और अब अगर जो भी इस वीडियो को देख रहा हो तो इसमें कुछ सजेशन हो, कुछ मतलब कमेंट जरूर बताइए इसमें कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हम उस हिसाब से नहीं इसमें डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि ये कोई कंटेंट आप पढ़ रहे हो या जो स्टोरी है, लेकिन इसमें सारे वो आपको की पॉइंट्स रखे गए हैं, सारे उसमें डिटेल्स भी रखी गई हैं जो आप किसी भी एग्जाम के लिए आपको काम आएंगी। मतलब फुल NCERT बेस है लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से इसमें डिज़ाइन किया गया है। एग्जैक्ट आपको कुछ भी बुक्स में नहीं मिलेगा। तो कुछ सजेशन हो, कुछ कमेंट हो, कुछ कमी हो तो आप ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए लोगों से, तो थोड़ा सा मोटिवेशन भी बढ़ेगा, आगे थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट होगी।